सो वेलकम बैक। तो छोटा सा मैंने ब्रेक इसलिए लिया था कि वो हमारे जो लेक्चर की ड्यूरेशन है, लेंथ है, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, वो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, अपलोडिंग में भी इशू हो जाते हैं। तो अब हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम 3.5 है। बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो ये भी मैंने इस सवाल को बड़ा इन्जॉय किया था, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सवाल में बैठ के मैंने खुद सॉल्व किया और उसको बड़ा मैंने इन्जॉय किया। तो लेट्स इसको रीड आउट करते हैं कि क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि एन एयर कंडीशनिंग यूनिट है, लेट सपोज कि दिस इज द एयर कंडीशनिंग यूनिट वेइंग 1200 पाउंड इज बोल्टेड एट द मिडल ऑफ टू पैरेलल सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये दोनों बीम पैरेलल सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्टील की बीम है। द क्लियर स्पैन ऑफ द बीम इज 8 फीट। द सेकेंड मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच बीम इज 10 इंच स्क्वायर and the motor in the unit run at 300 revolution per minute and produces an unbalanced force of 60 pound at this speed। तो 660 पाउंड की अनबैलेंस फोर्स लगाती है जब ये मशीन इसकी चलती है एयर कंडीशनिंग यूनिट की, और जो यूनिट चल रहा है वो 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे चल रहा है। सो निगलेक्ट द वेट ऑफ द बीम बिकॉज स्टील की बीम है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट वी कैन निगलेक्ट दैट। तो वो भी कह रहा है कि निगलेक्ट कर दें। एंड अज्यूम 1% विस्कस डैम्पिंग इन द सिस्टम। जाहिर सी बात है कि बहुत कम इसकी स्टिफनेस आ रही है, तो उसके हिसाब से डैम्पिंग भी बड़ी कम नज़र आ रही है, तो 1% अज्यूम कर रहे हैं। फॉर स्टील ई इज इक्वल टू 30,000 KSI। डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन एंड द स्टेडी स्टेट एक्सीलरेशन ऑफ द बीम एट देयर मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट के ऊपर कह रहा है बीम के एम्पलीट्यूड दिखाओ, क्योंकि ये ज़ाहिर है फिर स्टील की जो बीम होगी ये भी फिर यूँ 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 होगी ना। तो इसके अंदर एक्सीलरेशन कितना आ रहा है और एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है ये आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है फॉर द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देख लेते हैं इसको। गिवन हमारे पास वेट 1200 पाउंड ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज गिवन टू अस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन टू अस, लेंथ इज गिवन टू अस, डैम्पिंग रेशियो इज गिवन टू अस, एंड पी नॉट अन एम्पलीट्यूड ऑफ द अनबैलेंस फोर्स 60 पाउंड इज गिवन टू अस, एंड वी हैव ऑल्सो बीन गिवन द 300 रिवॉल्यूशन जो है उसके हिसाब से हमें RPM के हिसाब से दिया था, हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 पाई रेडियंस पर सेकंड आ गया। और स्टिफनेस ऑफ द टू बीम आ जाएगा, क्योंकि स्टील की बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और पॉइंट लोड की लगी हुई है, तो दिस इज द स्टिफनेस ऑफ वन बीम। एंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टू बीम तो फिर इसके अंदर दो की स्टिफनेस हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वो ये आ गई। ठीक है, तो बड़ा क्विकली मैं चला गया बिकॉज दीज आर द नॉन इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो दिस इज द फार्मूला फॉर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पुटिंग इन ऑल दीज वैल्यूज यू गेट 102.3 रेडियंस पर सेकेंड। एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो RD का आ रहा है, पुटिंग इन ऑल दिस फार्मूला, ये फार्मूला लेकिन आपको पता है कि बुक में है वही फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेशियो है इस दिस मच, तो वो आपके पास आ जाता है 0.3071। दिस इज द डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर आ गया। सो देयरफॉर RD जो आता है वो 1.104 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि परेशान करने वाली बात नहीं है इसमें। और जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूले में डाल के वैल्यूज़ को 2.035 इंटू 10⁻³ इंचज़ की डिस्प्लेसमेंट आ रही है। और एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड जो है वो ये फार्मूला भी आपको पता है कि किस तरीके से आता है, ये इसके अंदर डालते हैं, तो ये दिस इज़ 0.00052 जी, तो बहुत कम है, मेरा इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बड़ा मतलब मशीन ज़ाहिर है डिज़ाइन की गई है एयर कंडीशनिंग के लिए, तो जिस डिज़ाइनर ने की होगी उसने तमाम कंसिडरेशन को रखा होगा, तो इट्स नॉट वेरी अलार्मिंग डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम 3.10 आई एम गोइंग वेरी क्विकली बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, आपको कंसेप्ट पता है, और हमने इतने माशाल्लाह जो इससे पहले हैं मुख्तलिफ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग प्रिटी एट फास्ट पेज। ठीक है ना, तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं और आपको वीडियो देखने के बाद आप यकीनन अगर आपको कुछ चीज़ कन्फ्यूजन नज़र आती है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरी ये मशीन चल रही है, क्योंकि अब आपको तो भागना है ना, अब हमने तो अब आपको भी पेस से लेके चलना है, क्योंकि यार हाफ वे से भी हम ज़्यादा जा चुके हैं और अभी तक अच्छा खासा कोर्स बाकी है हमारा, तो इसलिए अब हमें थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा और आपको भी अब अपनी रफ्तार को करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है अब आपका स्टेमिना अच्छा खासा बन चुका होगा मेरे साथ चल चल के। तो 3.1 है कि 1 स्टोरी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग हैज़ अ रूफ मास ऑफ 500 किप्स। ठीक है, एंड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज़ 4 हर्ट्ज़। The building is excited by a vibration generator with two weights, each 50 pounds, rotating about a vertical axis at an eccentricity of 12 inches। ज़रा इससे फिर आपको अगर वाइब्रेशन आइसोलेटर का और वाइब्रेशन जनरेटर का आपको जाके वो इलाका खोल लेंगे बुक का और मेरी स्लाइड्स का, तो फिर वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि हम क्यों वेट दे रहे हैं और अब क्यों एक्सेंट्रिसिटी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमने फिर जो मोमेंट वगैरह थी, जो फोर्स कैलकुलेट की थी, वो साइन थीटा वगैरह लगा के इस तरीके से की थी। तो बहरहाल आप वो जाके उसको देख सकते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द जो रूफ एक्सेलरेशन इज मेजर्ड टू बी 0.02 G, डिटरमिन द डैम्पिंग ऑफ द स्ट्रक्चर।
सो वी एज्यूम दैट द स्ट्रक्चर हैज़ नो मास अदर देन द रूफ मास। ज़रा हम ये एज्यूम करते हैं कि मास स्प्रिंग में रूफ के ऊपर भी मास आ जाता है। तो ये जो था आपके पास एक्सेलरेशन जो एम्पलीट्यूड फैक्टर था ये उसका फार्मूला था, इसके अंदर से हमने डाल करके वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो एट रेजोनेंस जो है वो आर ए हाफ ज़ीटा होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ए हमें जो देती है वो ज़ीटा की ये वैल्यू दे देती है, एंड वी आर कॉलिंग इट टू बी इक्वेशन बी, ठीक है। तो गिवन जो है हमारे पास वो एम ई, दो मास थे, वो दोनों मास का हमने सम कर लिया, और तो इससे जो हमें मास निकला ये जो मास था वो 500 किप्स था स्लैब का, एक्सेंट्रिसिटी 12 इंच, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे रखी थी, और एक्सेलरेशन का जो वो था वो एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन था वो भी उसने हमें 0.02 जी की मदद से दिया था। सो पुटिंग इन ऑल दोज थिंग जो हमने लास्ट स्लाइड में इक्वेशन निकाली थी तो वहाँ हम डालते हैं तो हमें जो डैम्पिंग रेशियो मिलता है तो 9.82% मिल जाता है फ्रॉम ऑल दिस इंफॉर्मेशन। So this is problem 3.11. The steady state acceleration amplitude of a structure caused by the eccentric mass vibration generator, जिस eccentric mass जिस हम लास्ट उसमें भी यही था तो यहाँ भी vibration generator लगाया गया है, was measured for several excitation frequency. These data are as follows. तो ये इसके अंदर frequency भी दे दी हैं, acceleration response भी दे दिए हैं, फिर ये मतलब ये 1.137 से लेकर करके 1.658 तक के लिए दे दिया है। तो एक फ्रीक्वेंसी का चार्ट दिया और एक्सेलरेशन का चार्ट दिया है। आपसे कह रहा है कि इस चार्ट की मदद से नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो ऑफ द स्ट्रक्चर निकाल लें। तो लेट्स सी देखते हैं कि कैसे निकलती है। तो जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व पीक्स, अगर आप इसका कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो पीक आ रही है वो 1.487 पे आ रही है, और अगर पीक आने का मतलब ये है कि दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी जिस पर आपको रेजोनेंस काज हो रही है। तो रेजोनेंस काज वहाँ होती है जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो पीक जहाँ आ रही है तो इसका मतलब ये वो रेजोनेंस है। सो अज्यूमिंग स्मॉल डैम्पिंग दिस वैल्यू इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि डैम्पिंग स्मॉल थी तो दिस इज़ द डैम्पिंग, ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी यही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। डैम्पिंग रेशियो अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेशन एट द पीक इज़ ये है। सो ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे टू ऑब्टेन एफ ए एंड एफ बी। अब एफ ए और एफ बी का कंसेप्ट आपको पता है कि जब हमने फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ हाफ फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ निकाली थी तो उसके अंदर हमने ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी। तो वहाँ से आपको मिल सकता है कि दिस इज़ एफ ए एंड दिस इज़ एफ बी, एंड इफ़ वी नो दीज टू इन्फॉर्मेशन देन आपके पास जो जीटा आता है वो 1.14% आ जाता है। तो किस तरीके से आपको एक गिवन डाटा से आपने कैलकुलेशन की और उसका ग्राफ बनाया और उस ग्राफ की मदद से आपको कितनी खूबसूरत चीज़ मिल गई। तो अगर आप ये ग्राफ बना लेते हैं तो आपको इससे बड़ी अच्छी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के ज़रिए से हमने उसके बाद डिस्कशन भी की थी कि किस तरीके से हम अपना वो डाटा निकाल सकते हैं, यूज़फुल डाटा निकाल सकते हैं। तो मूविंग एट प्रॉब्लम 3.12, कंसीडर एन इंडस्ट्रियल मशीन ऑफ मास m सपोर्टेड ऑन स्प्रिंग a type isolator of total stiffness K. The machine operates at the frequency of f hertz with a force unbalanced P naught. Determine an expression giving the fraction of the force transmitted to the foundation as a function of the forcing frequency F and the static deflection delta ST, and this is giving the W upon K है, mg upon K मतलब W upon K है, weight upon K है। Consider only the steady state response. Determine the static deflection for the force transmitted to be 10% of P naught, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से आसान से सवाल है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ अगर कंसेप्ट आपको आते हैं तो ये सवाल बड़े एक तो इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं और बड़े इनकरेजिंग होते हैं इन अ सेंस के आप अपने जो कंसेप्ट्स होते हैं, क्योंकि बाज़ अगर थ्योरी पढ़ते हुए लग रहा होता है यार ये क्या थ्योरी पढ़ाई चले जा रहे हैं, इसकी तो एप्लीकेशन कहीं नज़र नहीं आती। तो डायनेमिक के अंदर आप देख रहे हैं, न्यूमेरिक के अंदर देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी जगह पे आपके वो कंसेप्ट इस्तेमाल होकर आपको कितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ में बड़ी इनकरेजिंग है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी का है कि इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, बुक का मैंने इक्वेशन रेफर की है, विद जीटा इज इक्वल टू 0 दैट द फोर्स ट्रांसमिटेड इज दिस थिंग। ये आपको उस फार्मूले इस इक्वेशन 3.5.3 की मदद से मिल सकती है, वेयर ओमेगा एन इसके बराबर है और ओमेगा इसके बराबर है। फोर्स ट्रांसमिशन ये आ गई, आप इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं, ठीक है। और तो फॉर एफ टी जो है फोर्स ट्रांसमिटेड जो है 0.1 ऑफ पी नॉट अगर हो और फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हो तो इक्वेशन ए गिव्स दिस थिंग। फर्दर से उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ -9 और 11 आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू इज़ इनवैलिड, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, देयरफॉर जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है वो ये आपके पास आ गई 0.269 इंचेस, राइट। सो मूविंग एट, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी विल, जो हमारी न्यूमेरिकल है उसके पहले करते हुए शायद ये आखिरी सवाल है कि वाइब्रेशन आइसोलेशन ब्लॉक है,
ये आइसोलेशन ब्लॉक है और वाइब्रेशन को आइसोलेट कर रहा है, जो ऊपर की वाइब्रेशन होगी। इज़ टू बी इंस्टॉल इन अ लेबॉर्ट्री, एक लेबॉर्ट्री में इंस्टॉल करना है। लेट सपोज आपकी जो सिविल लेबॉर्ट्री है उसके अंदर आपने आपकी जो मशीनरी है उसके अंदर अच्छी खासी वाइब्रेशन है और आप उसको आइसोलेट करना चाह रहे हैं, सो दैट द वाइब्रेशन फ्रॉम द एडजेसेंट फैक्ट्री ऑपरेशन विल नॉट डिस्टर्ब सर्टन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फिगर में इस तरीके से दिखा दिया है। तो इफ़ द आइसोलेशन ब्लॉक्स वेज 2000 पाउंड, ये जो ब्लॉक है इसका वजन 2000 पाउंड है, एंड द सराउंडिंग फ्लोर एंड फाउंडेशन वाइब्रेट एट 1500 साइकिल्स पर मिनट, डिटरमिन द स्टिफनेस ऑफ द आइसोलेशन सिस्टम सच दैट द मोशन ऑफ द आइसोलेशन ब्लॉक इज लिमिटेड टू 10% ऑफ द फ्लोर वाइब्रेशन, निगलेक्ट डैम्पिंग। तो ये जो सिस्टम है इसकी आइसोलेशन देखनी है और आपने इसको लिमिट करनी है, स्टिफनेस कितनी करें कि ये आपके पास 10% तक रिड्यूस हो जाए। तो बड़ा प्रैक्टिकल नौयत का सवाल है ये भी। तो गिवन वेट 2000 पाउंड, फ्रीक्वेंसी 1500, CPM में 25 हर्ट्ज, और जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो आपने 0.1 जो है 10% करनी थी, इसलिए हमने 0.1 ले ली। तो फॉर एन अनडैम्प्ड सिस्टम जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ये आती है, और चूँकि आपने इसको 10% ले रहे हैं तो ये आपने 0.1 लिख दी। ठीक है, सो फॉर ट्रांसमिटिबिलिटी टू बी लेस देन 1 ओमेगा अपॉन ओमेगा, जो फ्रीक्वेंसी रेशियो था वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 √2। अगर आपने आज का ही लेक्चर में मैंने ट्रांसमिसिबिलिटी आपको पढ़ाई है ना, तो अगर आप ट्रांसमिसिबिलिटी को लेस देन 1 करना चाह रहे हैं तो आपने कर्व देखे होगा, सारे के सारे कर्व जो है वो √2 के नीचे जा रहे थे, और वो सारे कर्व √2 के ऊपर आके वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे थे, कंसाइड करते थे, और फिर उससे नीचे जाके वो फैलते थे। लेकिन वो तमाम नीचे जाके फैलते थे और 1 से नीचे फैलते थे। ठीक है ना, तो ये √2 से इसको ज़्यादा होना चाहिए। तो एंड द इक्वेशन बिकम नाउ दिस थिंग। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है वो 3.32 आ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 47.31 रेडियंस आ रही है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप मैं इसलिए पास जा रहा हूँ बिकॉज यू नो ऑल दोज थिंग्स। सो एनीथिंग इफ़ यू फाइंड प्रॉब्लम, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज़ को पुट इन किया हुआ है, आपको फार्मूले का पता चल रहा है कि विच फार्मूला इज़ टू बी यूज, विच कंसेप्ट इज़ टू बी यूज, एंड यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग दैट फार्मूला फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द बुक और फ्रॉम द presentation, and then you are pasting it here and simply you are putting all non values on non thing in this। तो आपका जो जहन और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है और क्या कह रहा है, सवाल को समझना आना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टिफनेस आई है वो 11.6 किप्स पर इंच आ गई। ठीक है, तो ये एक सवाल और भी है। इफ़ अ डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है is used to determine the amplitude of vibration at frequencies very much higher than its own natural frequency, तो बहुत परेशानी की बात है ही नहीं, क्योंकि आप खुद बता रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग, उस इंस्ट्रूमेंट की डैम्पिंग हम क्या रखें फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी, तो देख लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स फैक्टर का फार्मूला है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी जो है वो आप 1 चाह रहे हैं, ज़ाहिर है दोनों का जो डिफरेंस है वो एक ही आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है। तो दिस कंडीशन आफ्टर यूजिंग इक्वेशन 3.2.0 एंड 3.2.11 RA जो है वो आपको ये दे देता है, दिस इज इक्वेशन A, एंड ये जो A लगा हुआ है दिस इज़ फॉर द इक्वेशन A एंड दिस इज़ फॉर द इक्वेशन B। सो स्केयरिंग करते हैं, सिंप्लीफाइंग करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो बीटा है वो फ्रीक्वेंसी रेशियो है ओमेगा अपॉन ओमेगा n, तो आपको जो चीज़ मिल जाती है वो ये मिलती है। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं ये आता है, इसको और सॉल्व करते हैं तो जीटा स्केयर इस फॉर्म में आता है। और इस फ्रीक्वेंसी रेशियो के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि वेरी मच ग्रेटर देन 1, जो कि उसने कहा है कि बहुत ज़्यादा हम रखेंगे, तो बीटा जो है वो वुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इन दैट केस जो है वो जो जीटा आ रहा है वो 0.707, तो 70% अगर आप रख देते हैं तो आपके हालात जो हैं वो इंशाल्लाह काबू में रहेंगे, एंड यू विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी एट ऑल। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आज मैं थोड़ा सा पेस मैंने तेज़ रखी है, और वो इसको मैंने दानिस्ता तेज़ रखी है। ठीक है, तो इसलिए ताकि अब आप भी अपना पेस को बढ़ा सकें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे इंप्रूव कर सकें, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से स्लो चलते रहेंगे तो चीज़ें फिर हमारे लिए कोर्स को हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने तेज़ रखा है ताकि आपकी थोड़ी सी अब टेम्पो और आदत बने ज़्यादा पेस के साथ चलने की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको सबको मैं विश करता हूँ वेरी हैप्पी ईद उल अज़हा। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दैट वुड बी परहैप्स अ डे बिफोर ईद, सो विल नॉट बी एबल टू टेक दैट क्लास, एंड इंशाल्लाह विल मीट यू, विल सी यू आफ्टर ईद। सो विश यू अ वेरी हैप्पी ईद।
stay safe at least on this Eid as well, because the government is saying that the next 2 week जो है वो ईद के दौरान भी केयर करना बहुत ज़रूरी होगा. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, the corona is on the decline. At least the statistics are showing that it is on the decline. So अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो और हम अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएँ, एक नॉर्मल फेस टू फेस टीचिंग पे आएँ. फिर विल बी एबल टू सी each other, will be able to discuss things with each other. So do take care of yourself and of your near and dear ones. ठीक है. So thank you and अल्लाह हाफिज़.